डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट यूनिट में रिसर्च डिज़ाइन के बारे में हमने पिछले 2 वीडियोज़ में देखा है। रिसर्च डिज़ाइन की विशेषताएं और रिसर्च डिज़ाइन की विषय वस्तु के बारे में देखने के पश्चात अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। अनुसंधान अभिकल्प अथवा अनुसंधान पररचना के कौन कौन से प्रमुख प्रकार होते हैं। उसके अंतर्गत पहले देखते हैं नंबर 1 पे वर्णनात्मक अथवा निदानात्मक अनुसंधान पररचना, डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक रिसर्च डिज़ाइन। सामाजिक अनुसंधान में हमें सामान्य नियमों का अन्वेषण करना पड़ता है और उनका विवेचन और विशिष्ट परिस्थितियों का निदान खोजना भी हमारा एक प्रमुख उद्देश्य होता है। और इन अध्ययनों में एक दी हुई परिस्थिति की विशेषताओं को व्यक्त करने की कोशिश की जाती है। यानी सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत कुछ सामान्य नियम जिनका जनरलाइजेशन किया जा सके, सिद्धांत निर्माण में एक प्रक्रिया होती है सामान्यकरण की, वो की जा सके। ऐसे सामान्य नियमों की खोज करना और जो विशिष्ट परिस्थितियां हैं उनका निदान करना, उपाय करना, ये हमारा उद्देश्य होता है। तो वर्णनात्मक और निदानात्मक अनुसंधान में, जो इसको विवरणात्मक अनुसंधान भी बोलते हैं, इसमें समाज वैज्ञानिकों के द्वारा या शोधकर्ताओं के द्वारा घटनाओं का सिलसिलेवार विवरण किया जाता है, उनका अध्ययन किया जाता है, अन्वेषण किया जाता है। कुछ समाज वैज्ञानिक इनको एक ही मानते हैं, वर्णनात्मक अथवा निदानात्मक को, लेकिन कुछ वैज्ञानिक वर्णनात्मक और निदानात्मक अनुसंधान में भेद करते हैं, अंतर मानते हैं। अंतर मानने वाले समाज वैज्ञानिकों की मान्यता है कि निदानात्मक पररचना कारणात्मक संबंधों के स्पष्ट करने एवं सामाजिक क्रिया के लिए विभिन्न कारणों के अभिप्रायों को ज्ञात करने में से संबंधित होती है, जबकि वर्णनात्मक अनुसंधान पररचना का प्रमुख लक्ष्य समस्या से संबंधित वास्तविक तथ्यों के आधार पर विवरणात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करना है। तो दोनों में थोड़ा सा भेद हुआ कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार। भाई, वर्णनात्मक अथवा विवरणात्मक का तो सीधा सा मतलब है कि सीधा का सीधा उसका विश्लेषण कर दिया जाए, जो देखा गया, जो अनुसंधान किया उसका सिलसिलेवार विवरणात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करना, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। ये तो हो गया वर्णनात्मक अनुसंधान अभिकल्प। और निदानात्मक में कुछ निदान प्रस्तुत भी करना पड़ता है समस्या का अपनी तरफ से। तो एक तरह से वर्णनात्मक पहली कड़ी हुई। वर्णनात्मक अनुसंधान पररचना, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है, एक ऐसी पररचना है, एक ऐसा अभिकल्प है जिसका प्रमुख लक्ष्य अध्ययन की समस्या अथवा विषय के संबंध में सत्य, प्रमाणित और यथार्थ सामग्री एकत्र करके उनका क्रमबद्ध, तार्किक और व्यवस्थित वर्णन करना पड़ता है। इसका प्रमुख उद्देश्य घटना अथवा समस्या का वर्णन करना है। इसलिए वैज्ञानिकों ने इसका नाम विवरणात्मक या वर्णनात्मक अनुसंधान पररचना रखा। सिलसिलेवार घटना का वर्णन करना होता है। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे जनगणना रिपोर्ट और किसी विषय से संबंधित लोगों के मतों का अध्ययन करना और शोध पररचना के इस प्रकार के प्रकार हैं। इसमें घटना का क्या है के आधार पर वर्णन होता है। ओनली व्हाट इज, घटना क्या है, कैसे घटी, क्यों घटी, इन सवालों का जवाब इसमें मिलता है। वर्णनात्मक अनुसंधान पररचना की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हो सकती हैं। नवीन अध्ययनों के लिए एक विशेष उपयोगी, इसमें प्राकल्पना नहीं बनाई जाती है। वर्णनात्मक अनुसंधान में उपकल्पना का निर्माण नहीं होता है। अध्ययन की इकाई का पूर्ण अध्ययन नहीं होता है, बल्कि किसी एक पक्ष का या कुछ पहलुओं का ही अध्ययन इसमें किया जाता है। क्या है का ही अध्ययन होता है।
क्या होना चाहिए का अध्ययन इसमें नहीं होता। यानी घटना जिस रूप में है उस रूप में उसका वर्णन कर दिया। व्हाट शुड बी, व्हाट ought टू बी से इस प्रकार के अनुसंधान अभिकल्प का कोई लेना देना नहीं होता। शोधकर्ता का परिप्रेक्ष्य वैज्ञानिक होता है, मानवीय नहीं। भैया आपने बीए फर्स्ट ईयर में कॉन्सेप्ट्स के अंदर भी पढ़ा था कि समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और मानवीय की परिप्रेक्ष्य। अगर समाजशास्त्र को विज्ञान बनना है तो मानवीय की परिप्रेक्ष्य से हमें दूर रहना होगा। सामाजिक अनुसंधानकर्ता को या शोध करने वाले व्यक्ति को अपने आप को साइंटिफिक पर्सपेक्टिव तक सीमित रखना होगा। हमारा परिप्रेक्ष्य जो है, घटनाओं को देखने का नजरिया जो है वो वैज्ञानिक होना चाहिए, मानवीय की नहीं। तो इसकी पालना इस प्रकार के अभिकल्प में की जाती है। वर्णनात्मक अनुसंधान की विशेषताओं को देखने के बाद आता है अगला चरण इसका कि वर्णनात्मक अनुसंधान के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से चरण है। यानी कि एक प्रक्रिया है, अनुसंधान करना, शोध करना एक प्रक्रिया है जैसा कि आपको विदित है, और उसके अंतर्गत कौन कौन से चरण अपनाए जाते हैं, कौन कौन से उस प्रक्रिया को फॉलो करते वक्त क्या क्या हमें करना पड़ता है, पहले क्या करना है उसके बाद क्या करना है। दीज आर स्टेप्स। उद्देश्यों की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, इसमें उद्देश्यों को स्पष्ट और निश्चित किया जाता है। समस्या की व्याख्या की जाती है। मौखिक प्रश्नों को निश्चित किया जाता है और जिससे संबंधित सामग्री एकत्रित करनी पड़ती है। तो ये जो सामग्री एकत्रित करनी होती है इस प्रक्रिया में, और उसके अंतर्गत हमारा एक एम क्या है स्टडी का, अध्ययन का, तो उन उद्देश्यों को निश्चित करना पड़ता पहले। दूसरा जो इसका स्टेप है वो है परिविधियों का चयन, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स। उद्देश्य निश्चित करने के बाद और सामग्री एकत्रित करने के लिए जो जिस चीज़ का हमें अध्ययन करना, वो सब प्लानिंग करने के बाद सवाल उठता है कि कौन सी टेक्निक अपनाई जाएगी डाटा कलेक्शन के लिए। और शोध प्रश्न में प्रश्नों का सामग्री की प्रकृति के हिसाब से ही सामग्री संकलन की विधि का चयन किया जाएगा कि कौन सी विधि सूट करती है। आप प्रश्नावली का प्रयोग करेंगे या अनुसूची का करेंगे, साक्षात्कार का करेंगे, क्या। तो सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स एक महत्वपूर्ण चरण है। निदर्शन का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ सैंपल्स, सीमित धन, समस्या और कार्यकर्ताओं की संख्या के आधार पर इकाइयाँ और प्रविधि का चयन करने के बाद, और इकाइयाँ ऐसी होनी चाहिए जो समग्र की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करती हैं, यानी कि पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करने वाली यूनिट्स का ही चुनाव करना पड़ता है। क्योंकि कोई भी अध्ययन क्षेत्र के अंदर सूचनादाता बहुत ज़्यादा होते हैं, संख्या ज़्यादा होती है, तो सभी सूचनादाताओं से, मान लीजिए किसी गांव का अध्ययन करना, तो सभी ग्रामीण से सवाल थोड़ी पूछेंगे, तो उसके अंतर्गत कुछ इकाइयों का चुनाव करना होता है, वो दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग। और वो सैम्पलिंग जो है वो इकाइयाँ जिन का चयन हमें किया है डाटा कलेक्शन के लिए शोधकर्ता के द्वारा, वो इकाइयाँ पूरे के पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करने वाली होनी चाहिए, उचित प्रतिनिधित्व हो। सामग्री का संकलन, कलेक्शन ऑफ डाटा, सामग्री का संकलन अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली आदि में से जो भी उचित हो उसके द्वारा करते हैं। तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण, क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा, एकत्रित तथ्यों को उनके गुणों एवं प्रकृति के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में विभाजित कर लेते हैं, वर्गीकृत कर लेते हैं। और उसके बाद टेबुलेशन, उसके बाद सारणीयन, जो गुण धर्म के हिसाब से द्विचरण की सारणी और जो है ना मल्टी डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल, इस हिसाब से आप टेबल बना लेंगे। उसको जो एकत्रित तथ्य हैं उनको गणितीय फॉर्म के अंदर जो है तब्दील करना सारणीयन कहलाती है, टेबुलेशन। प्रतिवेदन का लिखना, लास्ट इसका चरण आता है। रिपोर्ट राइटिंग, अंत में तथ्यों, सामग्री और एकत्रित सूचना को क्रम से विवरणात्मक रूप से लिपिबद्ध कर लेते हैं, लेखबद्ध कर लेते हैं। और संबंधित विज्ञान की मान्यता प्राप्त भाषा और शब्दावली का ही इसमें प्रयोग होता है। मान्यता प्राप्त भाषा मतलब हिंदी, अंग्रेजी, जो भी शोधकर्ता जिस विषय से ताल्लुक रखता है और उस विषय में जो मान्यता प्राप्त भाषा कौन सी है, स्वीकार्य भाषा कौन सी है, उसी भाषा का और उसी शब्दावली का, टर्मिनोलॉजी का इसके अंतर्गत प्रयोग सामाजिक शोधकर्ता के द्वारा किया जाता है। और इस प्रकार से ये जो चरण है प्रतिवेदन का लिखना, ये वर्णनात्मक या निदानात्मक शोध अभिकल्प का एक अंतिम चरण है। और
इस प्रकार से ये वर्णनात्मक शोध पूर्ण किया जाता है, ये प्रोसेस पूरी होती है। अब डिस्क्रिप्टिव के बाद थोड़ा सा डायग्नोस्टिक रिसर्च डिजाइन के बारे में देख लें। निदानात्मक अनुसंधान परिरचना, बहुत से वैज्ञानिकों ने समान माना है लेकिन थोड़ा सा अंतर है। निदानात्मक अनुसंधान परिरचना सामाजिक समस्याओं से संबंधित नवीनतम ज्ञान की प्राप्ति करने का प्रयास है। यह सामाजिक समस्याओं के कारणों की खोज ही नहीं करती, अपितु समाधान संबंधी उपायों का भी पता लगाती है। यह परिरचना समस्या के निदान से संबंधित योजना भी प्रस्तुत करती है। इसीलिए इस परिरचना को वैज्ञानिक निदानात्मक अनुसंधान परिरचना के नाम से जानते हैं। यानी इतना अंतर है, वर्णनात्मक में घटनाओं का एनालिसिस कर दिया, विवरणात्मक ब्यौरा प्रस्तुत कर दिया, और उसके बाद निदानात्मक के अंदर उस समस्या के कारणों की खोज करने के पश्चात समाधान भी प्रस्तुत किया जाता है। ये उसमें एक्स्ट्रा हो गया, वर्णनात्मक से अलग चीज जुड़ी है इसमें। अब दोनों में अंतर का जहां तक ताल्लुक है, वर्णनात्मक अनुसंधान परिरचना सामाजिक समस्याओं से संबंधित तथ्यों और कारणों का मात्र विवरण प्रस्तुत करती है, केवल विवरण प्रस्तुत करती है, ब्यौरा प्रस्तुत करती है। जबकि निदानात्मक में समस्या की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करते हुए उसके हल की व्यवहारिक योजना भी शोधकर्ता के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। ये अंतर है बेसिक। वर्णनात्मक अनुसंधान परिरचना में समस्या के प्रारंभिक स्तर का अध्ययन होता है। स्टडी जो होती है वो एलिमेंट्री फॉर्म्स में, समस्या जो कोई भी है, जो टॉपिक लिया जाएगा शोधकर्ता के द्वारा, प्रॉब्लम्स, वो प्रॉब्लम का जो एक एलिमेंट्री फॉर्म है, आरंभिक, एक इंट्रोडक्टरी, एक आरंभिक रूप का अध्ययन है। जबकि निदानात्मक के जो अध्ययन होते हैं वो उच्च स्तरीय होते हैं। वर्णनात्मक परिरचना के अंतर्गत किए जाने वाले अध्ययनों के संबंध में एक विशेष जानकारी और सामग्री उपलब्ध नहीं होती है, कभी नहीं होती। उसमें शोधकर्ता खुद जानकारी एकत्रित करता है। जबकि निदानात्मक शोध परिरचना में उन विषयों अथवा समस्याओं का भी अध्ययन किया जाता है जिसके संबंध में काफी पहले से ही जानकारी उपलब्ध होती है ना। जो जानकारियां हैं वो काफी मात्रा में पहले से ही उपलब्ध होते हैं, रिव्यू लिटरेचर उनका रिच होता है। तो एक प्रकार से लिटरेचर जो पहले से ही लिटरेचर के अंतर्गत ये चीजें उपलब्ध होती हैं, और खास करके वो विषय उसके अंतर्गत आते हैं। उद्देश्य के दृष्टिकोण से भी दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। वर्णनात्मक शोध परिरचना का जो प्रमुख लक्ष्य है वो नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है, और निदानात्मक उद्देश्य सामाजिक समस्याओं के कारणों को ज्ञात करना और उनका समाधान प्रस्तुत करना होता है। तो निदानात्मक अनुसंधान के अंतर्गत क्या होता है कि ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ उसका समाधान भी, सॉल्यूशन भी प्रस्तुत करता है। वर्णनात्मक परिरचना में प्रमुख रूप से समस्या की व्याख्या होती है, और ये उपकल्पना के द्वारा नियंत्रित एवं संचालित नहीं होती है। जबकि निदानात्मक अनुसंधान परिरचना मुख्यतः प्राकल्पना के द्वारा ही नियंत्रित, निर्देशित और संचालित होती है। ये एक और मुख्य अंतर आया इसमें। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन में ये हमने देखा था, विशेषताओं के अंतर्गत भी आपने ऊपर देखा है अभी, कि प्राकल्पना का निर्माण नहीं होता है। अब प्राकल्पना का निर्माण नहीं होता है तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन में प्राकल्पना के द्वारा नियंत्रण और संचालन का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन निदानात्मक में, डायग्नोस्टिक में मुख्यतः उपकल्पना के द्वारा ही नियंत्रण और संचालन होता है, क्योंकि निदानात्मक शोध परिरचना के अंतर्गत उपकल्पना का निर्माण शोधकर्ता के द्वारा पहले किया जाता है। और जैसा आप जानते हैं कि उपकल्पना जो है एक प्रकार का कच्चा सिद्धांत है। वैज्ञानिक पद्धति में भी उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट आपने देखा था कि प्राक कल्पना के अंतर्गत जो है एक प्रकार का कच्चा सिद्धांत होता है जिसकी सत्यता की परीक्षा भी बाकी है, करना पड़ता है उसका परीक्षण बाद में। और अनुसंधान का प्रारंभिक चरण वर्णनात्मक शोध परिरचना पूर्ण करती है, और निदानात्मक शोध परिरचना वर्णनात्मक शोध के द्वारा प्रदान किए गए ज्ञान के आधार पर आगे शोध कार्य को करके समस्या का निवारण करती है, समस्या का निदान प्रस्तुत करती है। तो एक तरह से मोटी बात क्या हुई, आखिर का जो अंतर है अंत वाला, उसमें यह है कि जो शोध का जो है अनुसंधान का प्रारंभिक चरण तो जो है
वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन के द्वारा पूरा होता है। और उससे नेक्स्ट जो चरण आता है वर्णनात्मक शोध के द्वारा जो कर दिया गया, उसके आधार पर उन प्रॉब्लम्स का यानी समस्याओं का निवारण और निदान करने का कार्य निदानात्मक अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत होता है। तो एक तरह से कड़ी जुड़ी हुई है, पहले वर्णनात्मक शोध, उसके बाद निदानात्मक शोध। थैंक यू।